हेलो प्यारे साथ नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है लोग, हम सुबह मिलते हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ। कितने बजे दोस्त? सुबह 9 बजे मिलते हैं। तो आज कर रहे हैं दोस्त हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26। इससे पहले हम लोग 25 कर चुके हैं दोस्त। और इन सभी प्रैक्टिस सेट में हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्त, तो आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को कर रहे हैं, और वो भी टॉपिक वाइज, है ना। तो दोस्त ये जो प्रीवियस ईयर है, आप अगर एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा कि कम से कम आप अपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को तो कंप्लीट करके जाएं। तो दोस्त उसी श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को आज शुरू करते हैं। और आज है दोस्त प्रैक्टिस सेट नंबर 26, और देखते हैं आज इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन मतलब पीकॉक थ्रोन कौन लेकर गया था? तो दोस्त नादिर शाह या अहमद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या चंगेज खान? तो दोस्त भारत से मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? तो आप कहेंगे नादिर शाह। दोस्त नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739। 1739 में दोस्त इसने आक्रमण किया, और इस आक्रमण को कहते हैं करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध। तो दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि करनाल का युद्ध कब लड़ा गया, आप कहोगे करनाल का युद्ध 1739 में हुआ। दोस्त ये किस किस के बीच हुआ? तो नादिर शाह और यहाँ पे मुगल शासक नादिर शाह वर्सेस मुगल शासक मोहम्मद शाह। क्या नाम था दोस्त? मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ दोस्त, तब 1739 में। और यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, जो नादिर शाह है इसने मोहम्मद शाह को बंदी बनाया। मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और लगभग लगभग 50 दिन से ज्यादा तक दिल्ली में रहा, और 50 दिन लगातार इसने लूटपाट करवाई, हत्याएं करवाई। किसने दोस्त? नादिर शाह ने। और जब वापस गया तो जाते जाते जो मुगल साम्राज्य था उसका जो सिंहासन, जैसे तख्ते ताउस या फिर मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था दोस्त, उसको अपने साथ ले गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, यही नादिर शाह है जो दोस्त मुगल सिंहासन, जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट के ताज में लगा। ताज ताज दोस्त मतलब मुकुट, है ना। मुकुट में लगा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। और दोस्त क्या ले गया? तख्ते ताउस को अपने साथ ले गया। तख्त ए ताउस। तो दोस्त इसे तख्ते ताउस कहे या फिर हम कहें मयूर सिंहासन। तो दोस्त ये कौन है? आपका ये नादिर शाह। 1739 में करनाल का वॉर, मोहम्मद शाह को उसने कैद कर लिया, 50 दिन तक लगभग दिल्ली में रहा, हर रोज इसने हत्याएं करवाई, लूटपाट करवाई। और जब गया तो मुगल सम्राट के ताज में लगा जो कोहिनूर हीरा है उसको, और दोस्त मयूर सिंहासन को लेकर के अपने साथ गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमिक अनुसार लगाइए। दोस्त कौन से कालक्रम में लगाना है सबको? तो नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर कब हमला किया? तो दोस्त अभी बताया 1739 में। अब दोस्त 1739 में जब मोहम्मद शाह था, ठीक है। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। पहले इसमें आई हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीता। तो दोस्त हुमायूं ने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीता कब? तो दोस्त आप कहोगे 1555 में। 1555 में दोस्त हुमायूं ने अपना हारा हुआ क्षेत्र जीता। और यहाँ पे जो हुमायूं है, यहाँ समझिए दोस्त, 1555 1555 में हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी। कौन दोस्त? सिकंदर सूरी। आपको पता है ना 1540 में हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया था शेरशाह सूरी ने।
तो सूरी वंश का जो शासक है सिकंदर सूरी दिल्ली पर शासन कर रहा था। तो 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच युद्ध होता है। तो दोस्त इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त इसे कहते हैं सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। तो दोस्त इस सरहिंद का युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और सिकंदर सूरी जो है इसकी हार होती है। तो दोस्त अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से कब? तो आप कहें 1555 में। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। तो दोस्त अहमद शाह अब्दाली ने कब? 1761 में। 1761 में दोस्त मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है। तो उसमें मराठे हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। तो दोस्त पहले कौन सा आ गया? अच्छा, इसका बंगाल की दीवानी। तो दोस्त बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कब कर दी गई? तो दोस्त ये घटना है 1765 की। कब दोस्त? 1765। 1765 की। तो अब लगाइए सबसे पहले कौन सा आएगा? तो दोस्त सबसे पहले आएगा सी, 1555। उसके बाद ए, तो सी और ए। उसके बाद 1765 और 1761 1765। डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी। सबसे पहले दोस्त यहाँ जो समझो फिर से, हुमायूं ने 1555 में अपना हारा हुआ क्षेत्र विजित किया था। किससे? सिकंदर सूरी से। उसके बाद दोस्त जो नादिर शाह है इसने 1739 में आक्रमण किया था। कहाँ? दिल्ली पर। तब मोहम्मद शाह शासक था, उसे बंदी बनाया और वहां से तख्ते ताउस, अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया, तख्ते ताउस और जो सबसे बेशकीमती है कोहिनूर हीरा को लेकर चला गया। उसके बाद दोस्त यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो दोस्त ये 1761 में हुई। उसके बाद बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। तो दोस्त ये 1765 में। अच्छा, हुआ क्या था 1765 में? दोस्त बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर वॉर। बक्सर का युद्ध। तो दोस्त आप कहोगे बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। 1764 में जब युद्ध हुआ तो जब समाप्त हो गया उसके बाद बंगाल की दीवानी, मतलब बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक समझौता होता है, एक संधि होती है, जिससे हम लोग कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो दोस्त इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो दोस्त इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 12 अगस्त। दो संधियां हुई हैं, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। तो 12 अगस्त 1665, 1765। 12 अगस्त 1765 की घटना ये रहेगी। तो दोस्त सही ऑप्शन हो जाएगा सी ए डी बी, सी ए डी बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है? आलमगीरनामा। दोस्त ये तो आलमगीर के बारे में बताइए। आलमगीर कैसे कहते हैं? औरंगजेब को। ये तो है। शाहजहानामा। तो दोस्त शाहजहानामा भी बताइए। अकबरनामा, ये भी अकबर के समय के। लेकिन दोस्त शाहनामा, ये शाहनामा किसके समय की है? तो दोस्त ये महमूद गजनबी के समय की है। महमूद गजनबी। और दोस्त इसका जो राइटर है, लेखक, तो दोस्त शाहनामा के लेखक कौन है? आप कहोगे फिरदौसी। कौन दोस्त? फिरदौसी। ठीक है, तो ये किसके बारे में बताइए दोस्त? शाहनामा आप कहोगे महमूद गजनबी के बारे में बताएगी, लेकिन शाहजहानामा, अकबरनामा या आलमगीरनामा ये किसके बारे में बता रही है? तो मुगल काल के बारे में बता रही है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे दोस्त अकबरनामा है, ये अकबरनामा 3 पार्ट में विभाजित है। कितने में दोस्त? 3 पार्ट में विभाजित है, इसे भी समझ लो। इसे आइन ए अकबरी कहते हैं। क्या दोस्त? आइन ए अकबरी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले पार्ट में क्या है? अकबर के पूर्वज, अकबर के पूर्वजों के बारे में, या फिर हम कहें कि अकबर के जन्म के बारे में। दूसरे में दोस्त अकबर का शासनकाल, और तीसरे में दोस्त आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी। तो दोस्त आपसे पूछा जाता है कि आइन ए अकबरी किस पुस्तक का भाग है? तो आप बताओ अकबरनामा का तीसरा भाग जो है उसे आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं। और दोस्त जो अकबरनामा है इसका लेखक कौन है? आप इसका लेखक बताओगे, अबुल फजल है। कौन दोस्त? अबुल फजल। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित? तो दोस्त अभी बता दिया, 3 पुस्तकों में विभाजित है।
कितनी पुस्तकों में? 3 पुस्तकों में विभाजित है और तीसरे पार्ट को आइंद अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो दोस्त पद्मावत के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, अबुल फजल, इब्न मुबारक, मलिक मोहम्मद जैसी, आमिर खुसरो। तो दोस्त जो पद्मावत है, ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। किसने दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी ने। और ये पद्मावत कब लिखी गई? ये 1540 में लिखी गई। कब दोस्त? 1540 में। अच्छा, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है पद्मावत में। पद्मावत में जो कहानी है वो दोस्त किसकी है? तो चित्तौड़ के राजा चित्तौड़ के राणा रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती। तो दोस्त यह कहानी उस समय की जब 1302 में खिलजी ने, किसने दोस्त? 1302 अलाउद्दीन खिलजी, एक है, ठीक है दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो दोस्त राणा रतन सिंह को कैद कर लिया गया और युद्ध हुआ। उसमें राणा रतन सिंह की पराजय हुई तो रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। दोस्त जौहर कैसे कहते हैं? जैसे जो पुरुष लोग होते हैं, क्षत्रिय पुरुष जो होते हैं, वो युद्ध करते करते जब शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो छत्राणी होती है, जो महिलाएं होती हैं, उनके दामन को कोई हाथ ना लगा सके, इसलिए वो उनके जो लुटेरे हैं या जिनके साथ जो विरोधी है युद्ध हुआ है, उनके हाथे ना कोई लग जाए, उससे पहले ही अपन अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो इस घटना को दोस्त जौहर कहते हैं। तो रानी पद्मावती ने जौहर किया था, ठीक है दोस्त। तो इसी कहानी को किसने? मलिक मोहम्मद जैसी ने किसने बताया? दोस्त पद्मावत में बताया। दोस्त इनकी और भी रचना है, एक तो पद्मावत, एक अखरावत, अखरावत, एक दोस्त चित्रकारी, है ना। तो ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। आगे दोस्त और कौन है इधर? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो की दोस्त तुगलकनामा एक रचना है। कौन सी है? तुगलकनामा। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम देश के शासन के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो दोस्त अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके समय में थे? बताएंगे एक बार। तो दोस्त अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये किसके समय थे? तो आप कहेंगे ये शाहजहां के समय थे। किसके समय दोस्त? शाहजहां के समय थे। अच्छा, अकबर के समय में कौन था? तो दोस्त अकबर के समय में अबुल फजल, अबुल फजल, फैजी, तुलसीदास और दोस्त रस खान। तो ये अबुल फजल, फैजी, तुलसीदास, रस खान जैसे जो कवि हुए, जो लेखक हुए दोस्त, ये किसके समय थे? अकबर के समय थे। अच्छा, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये शाहजहां के समय हो गए दोस्त। जहांगीर के समय में कौन थे? तो दोस्त जहांगीर के समय में आप बताओगे कबीर हो गए। कौन? कबीर दास हो गए। ये किसके समय में थे दोस्त? आप कहोगे जहांगीर के समय में थे। अच्छा, औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने साहित्य लिखने पर ही रोक लगा दी थी, जिसने उस समय जो घटनाएं हो रही थी इतिहास लिखने पर रोक लगाई। तो दोस्त वो कौन था? तो आप कहेंगे औरंगजेब था, ठीक है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो दोस्त गीत गोविंदम के लेखक कौन है? मीराबाई, तुलसीदास, कबीर या जयदेव? तो दोस्त गीत गोविंदम के जो लेखक हैं वो है जयदेव। कौन दोस्त? जयदेव। एक तो गीत गोविंदम इनकी रचना हो गई। दोस्त कबीर की रचना कौन सी है? तो आप कहो कबीर की रचना है बीजक। बीजक दोस्त इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो साखी, शबद और रमैनी। तो दोस्त बीजक के कितने पार्ट है? तो आप कहोगे 3 पार्ट है, साखी, शबद और रमैनी, ठीक है। जयदेव की एक रसमंजरी है, रसमंजरी या रत्य मंजरी, ठीक है दोस्त। एक गीत गोविंदम होगी, एक रसमंजरी होगी। तुलसीदास ने दोस्त क्या लिखा? तुलसीदास ने रामचरितमानस, रामचरितमानस। और दोस्त इन्होंने क्या लिखा? तो दोहावली,
कवितावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली। तो दोस्त ये किसकी रचना है? तो आप कहेंगे ये तुलसीदास की, ठीक है। और दोस्त मीराबाई ने क्या लिखा है? तो मीराबाई ने कई रचनाएं लिखी है जो अपने नाम पर ही लिखी है इन्होंने, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न 8 नंबर, गोल गुम्बद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद क्या दोस्त? राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और यह देश का हिस्सा है। तो दोस्त गोल गुम्बद कहाँ पे है? आप कहेंगे ये बीजापुर में है। ये किसका हिस्सा है दोस्त? ये बीजापुर का हिस्सा है, ठीक है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड नहीं होगा। भरतपुर, पानीपत नहीं दोस्त। ये किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे बीजापुर का हिस्सा है। अगला प्रश्न, जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी या इसे क्वींस स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है, इनमें से कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये कहाँ पे? राजस्थान के बांसवाड़ा में, राजस्थान के बूंदी में, राजस्थान में जयपुर में और राजस्थान के जैसलमेर में। तो दोस्त जो रानी की वाव है, रानी की वाव ये दोस्त राजस्थान के बूंदी में है। कहाँ दोस्त? राजस्थान के बूंदी में। अच्छा दोस्त, इसे बनवाया कब गया था? तो 1699 में। 1699 में बूंदी के शासक की महारानी उदयामती, रानी उदयामती ने बनवाई। किसने बनवाई दोस्त? रानी उदयामती ने बनवाई। अच्छा दोस्त, ये रानी की बाबड़ी है, ये है क्या? तो आप ये बताओ कि ये 46 मीटर गहरा सीढ़ीदार कुआं है। सीढ़ीदार कुआं है। तो दोस्त ये रानी की बावड़ी क्या है? रानी की बावड़ी आप कहोगे कि ये 46 मीटर गहरा, 46 मीटर गहरा सीढ़ीदार कुआं है दोस्त, जो रानी उदयामती ने 1699 में बनवाई थी, ठीक है दोस्त। चले आगे। अगला प्रश्न है, अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में डैश नदी के तट पर निर्मित किया गया। तो दोस्त अहिल्या किला ये कहाँ पे है? तो दोस्त ये अहिल्याबाई होलकर है। अहिल्याबाई होलकर, इनके किले की बात हो रही है। तो दोस्त ये नर्मदा नदी के तट पर, एमपी में। कहा दोस्त? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर इस किले को बनाया गया था, ठीक है दोस्त। अच्छा, यहाँ इनके वंशज रह रहे थे, लेकिन 2000 से इसको एक कहें कि ऐसे कहें कि यात्री यात्री खाना या फिर यात्री ठहराव के रूप में इसे बदल दिया गया, ठीक है दोस्त। अगला 11 नंबर प्रश्न, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो दोस्त कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता किसमें है दोस्त? आर्टिकल 20, 21, 22 या 23? तो दोस्त ये किसमें है? आप कहोगे आर्टिकल 21 में। कल आपको बताया था आर्टिकल 21। तो दोस्त आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा 20 में क्या है? तो दोस्त 20 में है गिरफ्तारी के समय संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तारी के समय संरक्षण, ठीक है दोस्त। तो ये क्या हो गया? गिरफ्तारी के समय संरक्षण किसमें हो गया? 20 में हो गया। दोस्त 22 में क्या है? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये कहता है दोस्त, आपको जब गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के समय से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, आने जाने के समय को छोड़कर। किसे छोड़कर दोस्त? आने जाने के समय को छोड़कर, ठीक है। आर्टिकल 23 में क्या है दोस्त? इसमें है बलात्श्रम। बलात्श्रम, ठीक है दोस्त। इसमें क्या है? बलात्श्रम हो जाएगा, ठीक है। बलात्सम का मतलब क्या है दोस्त? कि आप किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते। अच्छा आर्टिकल 14 भी देख लो इसके साथ। आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या है दोस्त? आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने
या जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते, या जोखिम भरे काम से निषेध। ठीक है दोस्त, इसमें क्या है, आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चे हैं, आप उन्हें किसी कारखाने में या किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। आर्टिकल 23 में बलात्श्रम है दोस्त, इसका मतलब यह आप किसी से जबरन काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 22 ये कहता है कि आपको गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी के समय से लेकर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा, और आने जाने के समय को छोड़कर। ठीक है दोस्त, और आर्टिकल 21 में आपको बता ही दिया प्राण एवं देह स्वतंत्रता, और आर्टिकल 20 में दोस्त क्या है, आपको गिरफ्तारी के समय संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। दोस्त आपातकाल जब लगता है तो संविधान के सारे अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं, मतलब जब्त कर लिए जाते हैं, किसी भी अनुच्छेद का कोई पालन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 इन दोनों को छोड़कर, तो दोस्त 20 और 21 ये दो अनुच्छेद है, इनका निलंबन नहीं होता। अच्छा क्यों नहीं होता, तो ये बताओ, अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी से आप संरक्षण तो मांग सकते हो ना, आखिर क्यों, है ना। अनुच्छेद 21 दोस्त, अब अनुच्छेद 21 यहाँ तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, इसका निलंबन करने का मतलब क्या होगा दोस्त, कि आप अपनी स्वेच्छा से अपनी मृत्यु कर सकते हैं, है ना, आत्महत्या जैसी घटनाएं कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्त ये दोनों बने रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21। 22 आपको बताइए, 23 बताइए, 23 24 हो गया दोस्त। अच्छा 19 देख लो दोस्त, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में दोस्त कई पार्ट है, तो देखो 19A, 19B, 19C, D, E, F और दोस्त 19G। ठीक है, अच्छा देखिए 19A में क्या है, 19A में दोस्त बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता से मतलब क्या दोस्त, आप कहीं भी भाषण दे सकते हो, है ना, तो वो बोलने की स्वतंत्रता है। इसी में दोस्त प्रेस की स्वतंत्रता भी है, किसकी, प्रेस की। विज्ञापन आप कर सकते हो, विज्ञापन की स्वतंत्रता है। किसी का पुतला फूकना है तो आपको आर्टिकल 19A ये परमिशन देता है। ठीक है दोस्त, 19A के बाद हो गया 19B में दोस्त, तो सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। दोस्त इसका मतलब क्या है, आप बिना हथियारों के, आप बिना हथियारों के अपनी कोई भी सभा, अपनी मीटिंग बैठा सकते हैं। ठीक है, 19C में दोस्त क्या है, तो आप कहोगे संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो दोस्त इसमें क्या है, आप अपना कोई संघ बना सकते हो, जैसे अभी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, बीएसपी है, एसपी है, आप पार्टी है, तो दोस्त आप अपनी कोई भी पार्टी बना सकते हो। ये कहाँ है दोस्त, आप कहोगे आर्टिकल 19C में। ठीक है, 19D में दोस्त क्या है, तो आप कहोगे पूरे देश में आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन। ठीक है दोस्त, आवागमन की स्वतंत्रता। ई में क्या है दोस्त, ई में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता। और दोस्त एफ में क्या है, तो आप कहोगे व्यापार की स्वतंत्रता, किसकी, व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, एफ में दोस्त, एफ तो खत्म ही कर दिया गया ना, इसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, सॉरी दोस्त, संपत्ति का अधिकार किसमें है, तो आप कहोगे 19F में। लेकिन व्यापार की स्वतंत्रता दोस्त किसमें है, जी में, व्यापार की स्वतंत्रता। दोस्त आर्टिकल 19F इसको समाप्त कर दिया गया, तो दोस्त इसको समाप्त किया कब, तो आप कहोगे 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो दोस्त इसको समाप्त करके आर्टिकल 300A, कौन सा दोस्त, 300A में रख दिया गया, कैसे दोस्त, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, चले आगे।
अगला प्रश्न, पृथ्वी की धुरी या क्रांति वृत्त, मतलब क्रांति वृत्त के तल पर के कोण का आनत होता है। मतलब जो पृथ्वी है, एक ये दोस्त पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। ये दोस्त कितने डिग्री झुकी हुई है? आप कहोगे 23.5 डिग्री, ठीक है। तो दोस्त 23.5 डिग्री अगर ये झुकी हुई है, तो थोड़ा गलत बन गया, इसे बनाओ दोबारा से। तो दोस्त जो पृथ्वी झुकी हुई है वो कुछ इस तरह से झुकी हुई है। तो ये एंगल कितना है दोस्त? आप कहोगे 23.5 डिग्री। आपसे पूछा गया क्या? क्रांति वृत्त। क्रांति वृत्त ये है कि जो आपका दोनों अच्छे ना, एक ही अच्छा हो गया, एक ही अच्छा हो गया, इसके बीच का कोण, तो ये कितना होगा दोस्त? आप कहोगे 66.5 डिग्री। कितना दोस्त? 66.5 डिग्री बचेगा, ठीक है। 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कोण बनाती है। के कोण पर आनत है दोस्त? कितने कोण पर आनत है? तो आप क्या बताओगे? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प विश्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दोस्त विश्व का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या ये विश्व है? नहीं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ? नहीं दोस्त, विश्व का अर्थ ये थोड़ी है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होगा, यही तो है विश्व। दोस्त कल की क्लास में आपको बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो, एक साल में 2 बार विश्व होता है। एक साल में 2 बार विश्व होता है। तो यहाँ पे होता क्या दोस्त? यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर अवधि के होते हैं। इसका मतलब ये होता है जो पृथ्वी है ना तो उत्तर की ओर झुकी है ना दक्षिण की ओर, है ना। मतलब ना तो पृथ्वी की, ना तो सूर्य की तरफ झुकी हुई है और ना ही सूर्य से दूर की ओर झुकी हुई है। मतलब यहाँ पे आप कहोगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों दिन दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्त 21 मार्च को कैसे, किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त इसे बसंत विषुव कहते हैं, बसंत विषुव। दोस्त 23 सितंबर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शरद विषुव। क्या दोस्त? शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त विषुव का अर्थ क्या है सबसे अच्छा? तो आप कहोगे कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो दोस्त ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस मेले का हिस्सा है? उदयपुर मेला, थार मेला, कुंभ मेला या पुष्कर मेला? तो दोस्त ऊंट का मेला, ऊंट का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे राजस्थान के पुष्कर में। कहाँ पे दोस्त? राजस्थान। और राजस्थान में कहा दोस्त? अजमेर से 11 किलोमीटर दूर, 11 किलोमीटर दूर दोस्त पुष्कर नामक स्थान पर लगता है। और पुष्कर में ही दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर में क्या दोस्त? तो आप बताएंगे दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर। तो दोस्त ये कहाँ पे, ये भी कहाँ पे है दोस्त? आप पुष्कर में ही बताएंगे, ठीक है। दोस्त सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पशु मेला, तो दोस्त क्या बताएंगे? सबसे बड़ा पशु मेला, तो दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में। कहा दोस्त? सोनपुर बिहार, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे। चले आगे। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो दोस्त किसने पक्के पागा राज्य उत्सव घोषित किया है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या मेघालय? तो दोस्त अगर केवल हॉर्नबिल होता, कितना? केवल हॉर्नबिल, तो दोस्त हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता? तो आप कहोगे नागालैंड में। लेकिन इसका नाम क्या? पक्के पागा हॉर्नबिल। कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, कंफ्यूज नहीं होने का, हॉर्नबिल। तो दोस्त हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड। लेकिन आपसे पूछा पक्के पागा, तो दोस्त ये नागालैंड के ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। क्या दोस्त? अरुणाचल प्रदेश का पक्के पागा हॉर्नबिल हो जाएगा, ठीक है। दोस्त हॉर्नबिल कब मनाया जाता? तो आप कहोगे 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। अब तक 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। दोस्त 1 दिसंबर 10 दिसंबर तक ये कब से मनाना शुरू किया गया? तो आप कहोगे 2000 से मनाना शुरू किया गया। अच्छा 1 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो दोस्त 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर
1963 इस समय नागालैंड की स्थापना है। नागालैंड का स्थापना दिवस क्या है दोस्त? 1 दिसंबर 1963। इसीलिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हॉर्नबिल का त्योहार मनाते हैं, लेकिन ये 2000 से मनाना शुरू किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर रखने अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो दोस्त अगर कोई व्यक्ति सामान ऊपर उठाता है, तो जब कोई व्यक्ति ऊपर उठाता है तो कार्य क्या होता है? तो आप कहोगे W बराबर M G H। कितना दोस्त? M G H। अच्छा, M कितना है? तो आप कहोगे 20 किलोग्राम। ठीक है, 20 kg। जी कितना है दोस्त? तो आप जी बताओ। 10 मीटर पर सेकंड दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद दोस्त एच, एच कितना है? कितना मीटर? तो आप कहोगे 2 मीटर, 2 मीटर। तो दोस्त ये सब कितना होगा? तो 20 ढाई 200 दूनी 400। और ये सभी मिलकर के क्या मात्रक बना रहे होंगे? तो दोस्त जूल बना रहे हो। क्या? जूल। क्योंकि कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। तो दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलते हैं आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई मतलब 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो दोस्त एक कोई व्यक्ति है ना, एक कोई ये व्यक्ति है। ठीक, इसके हाथ में एक 10 किलो का सूटकेस है। कितना दोस्त? इसके हाथ में एक 10 किलो का सूटकेस है और ये उठाए हुए खड़ा हुआ है। तो दोस्त इसके द्वारा कोई कार्य किया गया? तो आप कहेंगे इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उठाए हुए है। तो यहाँ पे जो क्या होगा दोस्त? MGH। तो जी तो आपका वही रहेगा, आपका 10 या 9.8 रहेगा। ठीक है, भार और एच इसके बारे में कुछ ना पता है तो दोस्त ये 0 रहेगा। ठीक है। अच्छा ऐसे देख लो, W बराबर क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो दोस्त एफ भी हो एस भी हो, लेकिन अगर ये सीधे उठाए, ये जमीन है, जमीन से सीधे उठाए तो दोस्त ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो दोस्त cos 90 होगा, और cos 90 का मान क्या होगा? 0। तो दोस्त 0 का गुणा किसी में भी करोगे तो कार्य क्या हो जाएगा? तो 0। तो दोस्त क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 जूल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो दोस्त कल बताया था आपको धातुएं कैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं। यहां से समझो, Na सोडियम 11 नंबर में है दोस्त। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे KLM में, तो दोस्त 2 8 और 1 लिखोगे। ठीक है। अच्छा Cl, ये धातु नहीं है, ये 17 पे है, तो इसका 2 8 7 होता है। यहां समझना दोस्त, इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोस्त जैसे हर एक व्यक्ति अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को स्टेबल मतलब स्थिर बनाना चाहता है, उसी तरह से ये जो एलिमेंट्स है पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं? सभी दोस्त अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, है ना, स्थिर बनाना चाहते हैं। तो दोस्त ये स्थिर तो तभी बना पाएंगे, कब बना पाएंगे स्थिर? जब ये किसी से क्रिया ना करे। तो दोस्त यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितना होना चाहिए? 2 8 18 32, इसी क्रम में तो चलेगा। तो दोस्त अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होने कितने चाहिए? 18 या फिर 8 हो जाए तभी ये स्टेबल हो जाएगा। तो दोस्त ये क्या करता है? अपने अंतिम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो दोस्त ये बन जाता है Na, और त्याग कर दिया तो 2 8। तो दोस्त पॉजिटिव बन गया। अच्छा एक बात बताओ, देने वाला हमेशा धनी होगा ना, देने वाला हमेशा धनी होता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो ये धनवान हो गया, ये धन का हो गया। तो यही Cl क्या करता है? ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो ये क्या करता है? 17 Cl ऋणात्मक, ये 2 8 और 8 कर लेता है। तो ये क्या कर लेता है? एक का ऋणी हो जाता है और ये अपना स्टेबल कर लेता है। ठीक है। तो दोस्त इन्होंने इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, इसने भी मुक्त किया। तो दोस्त इसने जब मुक्त किया तो ये कहीं ना कहीं तो घूम रहा होगा। तो दोस्त ये वक्राकार तल पर घूम रहा है। कैसे दोस्त? वक्राकार पथ पर घूम रहा होगा। कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो दोस्त धातुओं के बारे में कौन सा गलत है? वे तन्य और आघात वर्धनी होती है। दोस्त ये तो सही है, उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। आपको बताया कि तार के रूप में धातु बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीय मतलब उन पर पीट पीट कर आघात मारते, मतलब आघात मार के मतलब पीट करके उन्हें पतला बनाया जा सकता है। वे ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। दोस्त ये भी ठीक है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये भी ठीक है।
वे विद्युत दोस्त ऋणात्मक कहाँ होंगी, विद्युत धनात्मक होती है ना, धनात्मक। तो कौन सा गलत होगा, तो आपसे गलत पूछा तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत रहेगा, क्योंकि वे विद्युत ऋणात्मक नहीं, विद्युत धनात्मक होती है। अगला प्रश्न, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। तो दोस्त त्वचा के नीचे और अंगों के बीच में, त्वचा के नीचे और अंगों के बीच में दोस्त कौन सा बनता है, तो बसा बनता है। क्या दोस्त, बसा मतलब फैट बनता है। ठीक है, फैट, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो दोस्त कौन से में होती हैं, तो संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक या उपकला ऊतक। तो दोस्त संयोजी ऊतक जो होते हैं उनमें मैट्रिक्स होते हैं और इसमें कोशिकाएं जो होती हैं वो मैट्रिक्स में सन्निहित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो समा जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। तो दोस्त हार्डवेयर कौन सा है, प्लॉटर, वीडियो और स्पीच सिंथेसाइजर। ये दोस्त तीनों कैसे हैं, ये तीनों आउटपुट है। ये क्या है दोस्त, आउटपुट है। इसके अंदर क्या दोस्त, इनपुट। तो दोस्त इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती कौन सी है, तो वे सभी डिवाइस है जिनके द्वारा कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। वे सभी डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को कमांड दी जाती है। दोस्त कमांड किस किस से देते हैं, तो देखो आप कीबोर्ड से कमांड देते हो, आप माउस से कमांड देते हो। ठीक है दोस्त, और उसके बाद आप स्कैनर से भी सिस्टम के अंदर चीजें डालते हो। ठीक है दोस्त, और क्या होता है, एक जॉयस्टिक होता है। क्या दोस्त, जॉयस्टिक। ठीक है दोस्त, ये सब क्या है, ये स्कैनर, मतलब ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है दोस्त, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो डाटा को बाहर निकालती है, दिखाती है। तो जैसे प्लॉटर हो गया, वीडियो हो गया, स्पीच सिंथेसाइजर हो गया, और दोस्त क्या है, जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हार्ड कॉपी के रूप में दोस्त, मॉनिटर की डिस्प्ले, मॉनिटर की डिस्प्ले, और दोस्त और क्या हो गया इसमें, आप कहोगे स्पीकर हो गया, स्पीकर, क्योंकि स्पीकर भी तो ध्वनि को बाहर ही निकालता है, ध्वनि को बाहर निकालता है। तो दोस्त ये क्या हो गया, इसमें एक माइक्रोफोन हो जाएगा, इनपुट में माइक्रोफोन। दोस्त माइक्रोफोन किसमें हो जाएगा, तो आप कहोगे इनपुट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है, वो आउटपुट डिवाइस है। दोस्त इनपुट वो होती है जिनके द्वारा कमांड कंप्यूटर को दी जाती है, आउटपुट वो होती है जो हमारी जो रिजल्ट है उनको दिखाता है या बाहर निकालता है। ठीक है दोस्त, वो आउटपुट डिवाइस होगी। अगला प्रश्न, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्त जो चंदौली है, चंदौली कहाँ पे, आप कहोगे चंदौली महाराष्ट्र में है। कहाँ पे दोस्त, महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में दोस्त कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में आपको कल बताया था, ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा है। ठीक है दोस्त, और महाराष्ट्र में आपका ये हो गया दांडेली, चंदौली। ठीक है दोस्त, दांडेली कहाँ है दोस्त, दांडेली कर्नाटक में होगा। एक सिंह वाला गेंडा देश की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है। तो दोस्त एक सिंह वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, असम और पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक। दोस्त केरल कर्नाटक से तो संबंध ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो दोस्त गुजरात में क्या था, गुजरात में क्या था, आप कहोगे यहाँ पे क्या था दोस्त, गिरवन, गिरिवन। और इसमें क्या था दोस्त, आप कहोगे इसमें था एशियाई शेर, एशियाई शेर के लिए था कौन सा दोस्त, गिरिवन। अच्छा, एक सिंह वाला गैंडा ये दोस्त कहाँ पाया जाता है दोस्त, असम, और असम में कौन सा दोस्त, काजीरंगा। ठीक है, असम के काजीरंगा में एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, तो ये असम और पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। दोस्त ये थे आज के 25 प्रश्न। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्त जुड़े रहिए ML ID के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार।